से कितना परसेंट यूरिया यूज होता है? कितना होता है? लगभग 25 से 30%। कितना होता है? मतलब अगर आपने 100 किलो यूरिया दिया तो आपकी क्रॉप एक्चुअली में कितना यूज करेगी? 30 किलो मैक्सिमम, उससे ज्यादा यूरिया का यूज होगा ही नहीं। बाकी 70 किलो यूरिया जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब नाइट्रोजन के लॉस तुम्हें पता है कैसे होते हैं बेटा? ओके, एक तो विनाइट्रीकरण, दूसरा वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण हो गया, और तीसरा वो वाष्पीकरण ही गैस रूप हो गया। तीसरा कौन सा है? विनाइट्रीकरण हो गया पहले। वेरी गुड। कौन सा? निक्षालन या फिर लीचिंग, कि पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाए। 3 तरह के लॉस हमने पढ़े हैं, जानते हो ना ये चीज। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो देखो कि 4 से 7 दिन के अंदर सारा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पौधा यूज करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, लेकिन वो 4 से 7 दिन बाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जब हम यूरिया दे रहे हैं तो 100 किलो दे रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम 25 किलो 30 किलो यूज हो रहा है, तो हम 70 किलो को वेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज जब हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट को पता लगी तो उन्होंने एक छोटी सी रणनीति अपनाई। उन्होंने क्या करा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से यूरिया से मिलने वाला जो नाइट्रोजन है वो 4 से 7 दिन की जगह 15 दिन में मिले। ठीक है। तो क्या होगा? क्रॉप को धीरे धीरे मिलेगा, तो क्रॉप उसको आराम से यूज करती रहेगी और उसका लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके लिए ही हमें ये टॉपिक पढ़ना है बेटा। कौन सा? स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। कौन सा पढ़ना है बेटा? स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसको हम हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? स्लो का मतलब तुम्हें पता है, तुम खुद हो। ठीक है। दूसरा, स्लो रिलीज का मतलब धीरे धीरे नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक है। ठीक है। तुम स्लो नहीं हो, तुम बहुत तेज हो। ठीक है, बस तुम्हारा डायरेक्शन गलत है। चलो, अब यहाँ पर बात करनी है कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। पहला तो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उपयोग कहाँ पर है या फिर इसका यूज क्यों किया गया? तो हम कहेंगे उपयोग किसके लिए किया गया बेटा? नाइट्रोजन की हानि को कम करने के लिए। ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो भी हानि हो रही थी उसको कम करने हेतु हमने इनका उपयोग किया है। इनका नाम बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा एग्जाम में आता है आपके लेवल पर कि निम्न में से कौन सा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? SNF कहते हैं। क्या कहते हैं? SRNF नहीं कहेंगे, SNF कहा जाता है, स्लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है। बाकी फुल फॉर्म है वो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है। तो SNF का उपयोग जो है वो किस लिए किया गया? नाइट्रोजन की हानि को कम करने हेतु। दूसरा, अगर पौधा जो है वो बेचारा 1 महीने से इतना सही है और आपने 4 से 7 दिन में इतना बढ़ा दिया उसको, तो पौधा का मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वो भी हमारे पौधे को नुकसान करता है, उसको बचाने के लिए भी करा। तो हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। आपको नाम एग्जैक्ट जो है बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ठीक है। तो हमको ये जो नाम है वो याद रखने हैं। बहुत सिंपल से, सबसे अलग है। पहला जो नाम है बेटा कौन सा है? IBDU। कौन सा है? ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया, IBDU। इसको हिंदी में याद मत रखना। ठीक है। हिंदी में ऑप्शन देगा ही नहीं, इंग्लिश में ही ऑप्शन देगा। फुल फॉर्म जितने भी हैं आपके, कोशिश करना बेटा कि उनको आप इंग्लिश में ही याद रखो। ठीक है। IBDU जो है बेटा, इसका खास बात क्या है कि इसके अंदर क्या है? आइसोब्यूटाइल साथ में है। क्या है? आइसोब्यूटाइल। यूरिया जो है वो पानी में घुलता है नहीं घुलता? घुलता है ना। तो आइसोब्यूटाइलिडीन जो है बेटा वो क्या है? एक तरह से तेल रूप है। कैसा है? तेल रूप है। तो आपने अगर यूरिया के ऊपर तेल की कोटिंग कर दी तो क्या वो जल्दी से उड़ जाएगा? क्या नहीं होगा। इसी तरह से इसका यूज किया जाता है, उसकी कोटिंग इसके ऊपर होती है आइसोब्यूटाइलिन की, तो
इसके अंदर हम यूज करते हैं कितना परसेंट नाइट्रोजन बेटा, लगभग 31 से 32%। कितना परसेंट है? ठीक है, हाईएस्ट जो है वो हमको 32% याद रखना है। ये याद रखो 32% तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका एक भाई और आ रहा है, उसका नाम क्या है? CDU। क्या नाम है? इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रोटोनाइलिडीन डाईयूरिया। क्या नाम है इसका? क्रोटोनाइलिडीन डाईयूरिया। इसके अंदर भी कितना परसेंट है? 32% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो दोनों के अंदर एक साथ ही याद रख लो, चाहे IBDU दे दे चाहे CDU दे दे, दोनों के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 32%। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा है? एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हिंदी में याद रख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? चलो, एल्डिहाइड क्या होता है? पढ़ा होगा ना, एल्डिहाइड और कीटोन, एक होगा CHO, ओके, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, तो जिसमें CHO ग्रुप ऐड हो गया वो क्या है? ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक हुआ। ठीक है, तो क्या पानी में घुलने वाली चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें घुल जाती है क्या? यस सर, घुलती है क्या? नहीं घुलती क्या? याद करो, केरोसिन को अगर रखना है, केरोसिन भी तो ऑर्गेनिक है। ठीक है, वो भी हमारा नेचुरल है, उसको हम पानी में घोलते घुल जाता है क्या? लेकिन अल्कोहल में घोलोगे तो घुल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में ही घुलता है, जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक में ही घुलता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं एल्डिहाइड का, जो कैसा है? ऑर्गेनिक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी पानी में घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे इसकी लीचिंग जो है और डीनाइट्रिफिकेशन है वो लॉस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर लॉस कम हो गया तो लंबे टाइम तक खेत में रहेगा और पौधा आराम से यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर कितना परसेंट होता है बेटा? 10% बढ़ा देना इनसे। ठीक है, IBDU में कितना था? 32%, CDU में भी कितना? 32, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में कितना याद रखना है? 42%। कितना याद रखना है? 42%। 10% उसके अंदर ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जो आप ज्यादातर मार्केट के अंदर अभी यूज करते हैं वो कौन सा है? नीम कोटेड यूरिया। अभी जितना भी यूरिया आता है वो सभी का सभी कैसा आता है बेटा? नीम लेपित आता है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया जो है वो मार्केट में आता है। कारण इतना सा है कि इसका लॉस जो है बचाना है। दूसरा, आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा, बड़ा अच्छा है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया, तुम ही समझा देना। कहते हैं यूरिया से दूध बनता है, सुना है क्या? उस चीज को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया यूज किया गया, क्योंकि नीम कोटेड है तो दूध कैसा बनेगा? कड़वा, और कड़वा दूध तुम नहीं पियोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? नीम जो है उसका कोट कर दिया। तो उसका जो भी इंडस्ट्रियल यूज हो रहा था, जो भी दुरुपयोग हो रहा था, उसको कम करने के लिए भी हमने नीम कोटिंग की है। और दूसरा, अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, नीम कोटेड यूरिया का यूज कर रहे हैं, उससे नाइट्रोजन का लॉस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो नीम जो है उसके अंदर क्या चीज मिलती है? निकोटीन कहां से मिल गई? एजाडिरेक्टिन। क्या मिलता है? तो एजाडिरेक्टिन नाइट्रोजन के लॉस को कम कर सकता है। ठीक है, चलो इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा तब अपन बात करेंगे, तब मुझे आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, कौन सा है? थायोयूरिया। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जो है वो आपके सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा हुआ है। ठीक है, और आपके जो है ICR के एग्जाम्स में भी पूछा जाता रहा है। पिछली बार जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, 4 हमको ऑप्शन दे दिए थे। ऑप्शन जो है एक बार बात कर ले, 2 ही कंफ्यूजिंग थे उसके अंदर। एक तो था, उसके अंदर था हमारा MH, वेरी गुड, तुम्हें पता है। दूसरा था थायोयूरिया। क्वेश्चन पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें से पूछ लिया निम्न में से कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ी जाती है। ठीक है, ज्यादातर क्या करके है? मैलिक हाइड्रोजाइड। कारण क्या था कि सबसे ज्यादा यही पढ़ा जाता है कि जो सुषुप्तावस्था इंड्यूस करता है, डोरमेंसी। पता है ना डोरमेंसी तो क्या?
जिससे तुम बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे अब, है ना। तो ये जो हमारी डोरमेंसी है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, मैलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है। और उसी डोरमेंसी को तोड़ने का काम कौन करता है, थायोयूरिया। इसी के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, एक वर्ड का डिफरेंस था कि जो हमारी डोरमेंसी है उसको तोड़ने का या उसको इंड्यूस करने का काम कौन करता है, इतना सा डिफरेंस था। और हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर दोनों के अंदर कंफ्यूज होने लग गया, ठीक है। जिन्होंने ढंग से पढ़ा वो तो आंसर क्या करेगा, बिल्कुल सही था। जिसने सही से नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, मैलिक हाइड्रोजाइड। तो तुम्हें क्या करना है, थायोयूरिया करना है, ठीक है। तो थायोयूरिया का जो मेन यूज है बेटा वो किसके अंदर किया जाता है, आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने हेतु किया जाता है, ठीक है। मेरी जो एमएससी की थीसिस थी, मेरा रिसर्च वर्क था, वो थायोयूरिया पर था, ठीक है। थायोयूरिया जो है इसको हम सॉइल में नहीं देते, जैसे यूरिया को तो आप मिट्टी में मिलाते हो ना, ठीक है। यूरिया को कहां पर देते हो, मिट्टी में मिलाते हैं ज्यादातर। जो ग्रेनुअल्स है अगर लिक्विड है तो स्प्रे करेंगे। थायोयूरिया जो है ये लिक्विड फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो इसका स्प्रे किया जाता है हमारी क्रॉप के ऊपर, और इसका जो इफेक्ट है वो यूरिया के बराबर है, ठीक है। कई बार जो है यूरिया से भी सुपीरियर माना गया है। और चाहिए कितना होता है, सिर्फ 2 ml पर लीटर। कितना चाहिए, 1 लीटर के अंदर सिर्फ 2 ml चाहिए, और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो आपकी क्रॉप पर दिखने लगता है। सेम यूरिया की तरह काम करेगा। इसके अंदर थायो वर्ड जो है उसका मतलब क्या है बेटा, थायो का मतलब क्या होता है, थायो का मतलब होता है सल्फर। क्या मतलब होता है, सल्फर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ और कौन है, सल्फर है। तो सल्फर भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के लॉस को कम कर रहा है। वो नाइट्रोजन को अपने से दूर नहीं जाने देता, तो धीरे धीरे जो है वो रिलीज होगा। तो थायो का मतलब क्या है बेटा, सल्फर है। तो इसके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, वो याद रखने की जरूरत नहीं। मेन याद रखना है बेटा, थायोयूरिया में नाइट्रोजन कितना है, 36.8%। और इसको अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो आप 36% याद रखोगे, 37 मत करना, ठीक है। 36% जो है इसके अंदर क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। क्लियर है। तो हमारे पास कितने आ गए बेटा, 5 आए। कितने, एक कौन है IBDU, एक कौन है CDU, एक कौन है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक नीम कोटेड यूरिया, और लास्ट थायोयूरिया। ये 5 हमारे ऐसे कंपाउंड है जिनको हमने नाम क्या दिया, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन के लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं, और ज्यादा दिनों तक क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन रहा है इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला हमारे पास जो है बेटा वो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं नाइट्रीकरण अवरोधक। चलो, नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रीकरण क्या होता है, बिल्कुल अमोनिकल रूप का नाइट्रेट रूप में बदलना, यही बात होती है। उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण कहेंगे। उसके अंदर 2 स्टेप होती है। सबसे पहले NH4+ जो है वो किसके अंदर बदलता है, और फिर ये हमें पता है, हम जानते हैं अच्छे से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हमारे जो भी नाइट्रोजन के उर्वरक थे उन सभी में नाइट्रीकरण होगा, ये है ना, क्योंकि ज्यादातर फसलें किस रूप में नाइट्रोजन लेती है, NO3- में, इसीलिए नाइट्रीकरण तो होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी रूप में नाइट्रोजन दे रहा हो, लेकिन लास्ट में क्या होना है, उसका नाइट्रीकरण होना है, क्योंकि पौधा नाइट्रेट रूप में ही उर्वरक लेगा। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर जो हमने अभी यूरिया के लिए बात करी थी कि आप 4 से 7 दिन लगते हैं इस नाइट्रीकरण के लिए, यही बात करी थी, ठीक है। तो 4 से 7 दिन में पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमने कहा इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि 70% नाइट्रोजन है वो हमारे यूज में नहीं आ रहा।
पौधा भी जो है उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा। तो उसका एक इलाज तो अपन ने क्या किया, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसका दूसरा इलाज क्या है बेटा, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। ठीक है, मतलब नाइट्रीकरण को ही रोक दो तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर नाइट्रोजन अवेलेबल होगा। समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत? तो ये दूसरा उपाय है। अब इसके अंदर जो केमिकल्स आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर अलग से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम जहां पर कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में वो यही चीज होगी। हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स दोनों में कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीम भी आएगा और नीम कोटेड यूरिया जो है वो क्या स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। लेकिन नीम की जब हम बात करेंगे, नीम की, यूरिया की नहीं, नीम कोटेड यूरिया की नहीं, केवल नीम की, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देख ले बेटा, पहला कौन सा है हमारे पास, ऑक्जेमाइड। कौन सा है, ऑक्जेमाइड। ऑक्जेमाइड जो है एक रसायन है, ये सिर्फ केमिकल्स के नाम है, ठीक है, और कुछ नहीं, केमिकल्स के नाम है। एक कौन सा है, ऑक्जेमाइड। दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास, थायोयूरिया। कौन सा है, थायोयूरिया। अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया, मैंने कहा कि सल्फर है, वो सल्फर क्या करता है, नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है, ठीक है, वो उसको जाने नहीं देता, ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे रिलीज होगा। तो स्लो रिलीज में भी आ गया। दूसरा थायोयूरिया जो है, अगर नाइट्रोजन ही रिलीज नहीं कर रहा तो क्या नाइट्रेट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने इसको नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के अंदर भी रखा हुआ है। ठीक है, अब कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, तो यही चीज हमें एग्जाम के अंदर याद रखनी है कि थायोयूरिया और नीम दोनों के दोनों जो है वो हमारे क्या है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में भी काम आएंगे और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में भी काम आएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का मतलब ऐसे उर्वरक है जो नाइट्रोजन को धीरे धीरे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब ऐसे रसायन है जो नाइट्रिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये दोनों का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर इतना सा याद है तो तुम आराम से इसका आंसर दे सकते हो। बस नीम और थायोयूरिया को दोनों में रखना, इतना सा याद रखना, बाकी जो है इसके एग्जाम्पल अलग है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन सा है, एएम। कौन सा है, एएम कब लिखते हैं, सुबह के टाइम पे लिखते हैं। तो एएम का फुल फॉर्म क्या है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरेमिडीन। क्या नाम है, 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरेमिडीन। इसको हिंदी में लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। इसका नाम अच्छे से याद रखना, इसका नाम जो है वही इंपॉर्टेंट है। आपको फुल फॉर्म सीधा सीधा पूछता है एएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और वहां पर आपको बड़े अच्छे से कंफ्यूज कर सकता है। एक बार तो दे देगा 2 क्लोरो 4 अमीनो 6 मिथाइल, एक बार दे देगा 2 मिथाइल 4 अमीनो और 6 क्लोरो, और एक बार इसी तरह सही दे देगा और एक बार अलग दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका नाम अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखना बेटा, एक बार देख लो इसको, बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 2 के साथ क्या आएगा, ए, 4 के साथ क्या आएगा, सी, और 6 के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। 2 के साथ ए, 4 के साथ सी और 6 के साथ एम आएगा, उसी से नाम बना है इसका एम, ठीक है। और लास्ट में पायरेमिडीन तो लगाना ही है, वो मत भूलना, ठीक है। ये हमारे एबीसीडी के हिसाब से चल रहा है, पहले ए, फिर सी, फिर एम, फिर पी, पायरेमिडीन। हो गया क्लियर? अब कंफ्यूज हो सकते हो नहीं ना, आराम से एग्जाम में आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरेमिडीन। ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन सा है, एनसर्व। कौन सा है, इसका जो पूरा नाम है वो याद नहीं रखो तो भी चलेगा, नहीं है,
लेकिन इसका ये जो नाम है ना एन सर्व, इसको अच्छे से याद रखना। एज इट इज जो है वो क्वेश्चन आईसीआर के एग्जाम्स में पूछे गया है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। ठीक है, आंसर क्या गया वहां पर, एन सर्व। वहां पर आपको ऑप्शन के अंदर यूरिया भी दिया, डीएपी भी दिया, एसएसपी भी दिया और एन सर्व भी दिया, तो आंसर क्या गया, एन सर्व। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा, 2 क्लोरो 6 ट्राइक्लोरो पायरिमिडिन। ठीक है, ट्राइक्लोरो मिथाइल पायरिमिडिन, तो मिथाइल पायरिमिडिन दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लोरो भी लास्ट में आ रहा है, बस इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है। ठीक है, एन सर्व अलग है और ये याद नहीं रखो तो भी चलेगा, बट एन सर्व का नाम अच्छे से याद रखना। ये क्या है बेटा, एक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर या नाइट्रीकरण अवरोधक होता है। फिर बात करें इसके अंदर, अब आपको एक चीज तो पता लगी गई होगी, पायरिमिडिन जहां पर आ गया वो क्या है, अवरोधक है। तो यहाँ पर भी क्या है, पायरीन है। क्या है बेटा, पायरीन। इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रापायरीन। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रापायरीन। ये भी क्या है, हमारा एक अवरोधक है। लास्ट बात करें बेटा, क्या है इसके अंदर, नीम की खली। ठीक है, नीम केक जो है वो भी हमारा क्या है, यूरिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने यूरिया नीम कोटेड यूज नहीं करा, नॉर्मली करा है, तो आप क्या करो, खेत के अंदर नीम की खली जो है उसको मिला दो, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और ज्यादा टाइम तक जो है वो यूरिया अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, 4 खलियां जो है वो ऑप्शन दे दिए, एक तो महुआ की खली, एक दे दिया आपको अरंडी की खली, एक दे दिया नीम की खली, एक दे दी सरसों की, और पूछ लिया कि इन चारों में से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कौन है, तो आंसर क्या जाएगा, नीम की खली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये चारों जो अभी हमने नाम लिए उनमें से सबसे धीमी गति से डीकम्पोजिशन किसका होता है, नीम की खली का नहीं होता, महुआ की खली का होता है। लिखवाया भी है इम्पोर्टेंट कि इसको लगभग 1 महीने पहले खेत में मिलाया जाता है। लिखा नहीं लिखा, लिखा था ना, तो फिर नीम की खली क्यों बोल गए, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन का इनहिबिटर है इसलिए। तो डीकम्पोजिशन इसका धीरे होगा या यूरिया का होगा, यूरिया का धीरे होगा इसकी वजह से। और अगर खली का पूछ ले तो फिर हमें क्या करना है, हमारा महुआ की खली। समझ में आ गई बात, चलिए। तो ये हमारे कुछ नाम है यहाँ पर जो है याद रखने, एक तो ऑक्सोमाइड, थायोयूरिया, नीम की खली, बाकी बचे एम, एन सर्व और नाइट्रापायरीन। ये सारे क्या है, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होते हैं। कोई डाउट रहा इनके अंदर, सिर्फ नाम याद करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको पूछेगा तो इसमें सीधा नाम लेकर पूछ लेगा, इसके अलावा कहीं कंफ्यूज नहीं करने वाला है। चलो लिख लिया गया। चलो लास्ट टॉपिक जो है हमारे फर्टिलाइजर्स का, वो बात कर ले। लास्ट हमारे लिए जो टॉपिक बनता है वो बहुत सिंपल सा है। जब मैंने नहीं पढ़ा था, जब मैं मैथ से डरता था, तब मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन जब समझ में आ गया इसमें करना कुछ ही नहीं है, तब बड़ा अच्छा लगने लगा कि ऐसे क्वेश्चन तो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो है न्यूमेरिकल। आपको फर्टिलाइजर्स पर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और आपके लेवल पर बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सिंपल से। 1 रुपए की अगर 10 टॉफी आती है तो 10 रुपए की कितनी आएगी, 100 आएगी। सही, इतना तो पता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के न्यूमेरिकल्स भी तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। ओके, क्वेश्चन जो है हमारे लिए जो बनते हैं बेटा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी बात कर ले। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया इसके अंदर कि 300 किलो यूरिया से कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा, हाँ बेटा
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सारे बात करेंगे, अभी और आएंगे, ऐसा नहीं कि यही पूछता, और आएंगे अभी, ठीक है। अब ये अपने लिए जो है वो क्वेश्चन तैयार हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके यूरिया के अंदर कितना नाइट्रोजन होता है, 46% पता है ना, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी 1 रुपए की 10 टॉफी है तो 10 रुपए की 100 हो जाएगी। तो हमने कहा कि जब हमने 100 किलो क्या दिया बेटा, यूरिया दिया, क्या दिया, 100 किलो यूरिया, कितना किलो नाइट्रोजन मिला, ठीक है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 138 किलो आएगा। पर कैसे आया वो समझ लो, क्योंकि मेरे कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये कैसे आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, हमें परसेंटेज याद रखना है। क्या याद रखना है, परसेंटेज, ज्यादा का याद रखने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज किस किस का याद रखना है बेटा, देख लो, एक तो याद रखना है यूरिया, एक याद रखना है आपका इंपॉर्टेंट डीएपी, एक याद रखना है एमओपी, बस ये 3। आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो पूछेगा वो इन्हीं के ऊपर पूछता है, इससे ज्यादा बाहर आज तक गया ही नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। तो हमें इनके क्या याद रखने बेटा, परसेंटेज याद रखने हैं। और परसेंटेज का जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है कि अगर आपने 46% कहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 100 किलो दिया तो उससे कितना किलो मिलेगा बेटा, 46 किलो मिलेगा। जो भी न्यूट्रिएंट है वो, चाहे वो आपका नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटाश है, ठीक है। अगर 46% है उसका मतलब 100 केजी देने पर वो न्यूट्रिएंट कितना मिलेगा, 46 केजी। क्लियर है। उसी के बेस पर हमने यहाँ बात करी कि अगर 300 किलो यूरिया दिया तो उससे नाइट्रोजन कितना मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा कि 100 किलो से कितना नाइट्रोजन मिल रहा है, 46। तो 300 किलो से कितना मिलेगा बेटा, 46 इंटू 3 हो जाएगा, कर लो कितना आ जाएगा, 138 केजी। ये आपके क्वेश्चन का पहला टाइप है जो आपके फर्टिलाइजर से बनता है, सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो ये आपकी 4वीं 5वीं क्लास की मैथ्स है, आती होगी, नहीं आती तो वापस सीख लेना इसको, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो इसको, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, डीएपी का 1 मिनट, डीएपी का हाँ, अच्छा डीएपी में कितना है, डीएपी में 18% है, डीएपी में नाइट्रोजन 18% है। इसको देख लो, यूरिया के अंदर तो 46% नाइट्रोजन आ जाएगा, डीएपी में क्या आएगा 18, 46, ठीक है। ये तो हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फास्फोरस, और एमओपी में कितना याद रखना है, 60%, ठीक है। ये तीनों याद रखना मेन। तो चलो लिख लिया। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, लिख लिया, जल्दी से लिख लो। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो है रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो था सिंपल सा, अब थोड़ा सा इससे जो टफ आता है उसकी बात कर लें। अगला जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, एक बार यूरिया के लिए देख लेते हैं, ठीक है। आप देखने में किसी भी फर्टिलाइजर के लिए कर सकते हैं। मान लिया हमने यूरिया के लिए कहा कि यदि एक किसान
ओके ठीक है, आंसर क्या है? 200 किलो है। कंफर्म है? किसको डाउट है? नहीं? ओके सुन लो, ये आपके दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट की। ये जो अपने पहले क्वेश्चन देखा उसका जस्ट ऑपोजिट है और कुछ नहीं। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा हमसे कि रिक्वायरमेंट जो है वो हमें ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है? रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी फसल जो है उस फसल के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है। ओके, रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए याद रखना वो हमेशा किसमें दी जाएगी? प्रति हेक्टेयर में। किसमें दी जाएगी? प्रति हेक्टेयर में। या तो ऐसे देगा कि एक किसान 1 हेक्टेयर की फसल में 92 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहता है, या फिर बोल देगा कि एक किसान जो है 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन देना चाहता है। दोनों बातें सेम है। ठीक है, नाइट्रोजन दिया जा रहा है कितने एरिया में? 1 हेक्टेयर में। उसको हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिक्वायरमेंट। क्लियर है चीज? ठीक है, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है बेटा? आवश्यकता, या फिर हम कह सकते हैं वांछित दर। क्या कह सकते हैं? वांछित दर की बात कर रहे हैं। अब उससे हमें निकालना है कि हमको फर्टिलाइजर कितना देना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा वो देख लो, एक बार समझ लो इस चीज को। आंसर आपको अगर हमको किसकी मात्रा निकालनी बेटा? उर्वरक की मात्रा। उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, जिंदगी भर याद रखना है। ठीक है, वही काम आएगा हर जगह। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको क्या करना है? तो आपकी वांछित दर है। क्या है? वांछित दर कह सकते हैं पोषक तत्व की वांछित दर। ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना है? सोच के देखो, किससे डिवाइड करोगे? ओके, कंसंट्रेशन से। किससे करेंगे? कंसंट्रेशन से। जब हमने इंसेक्टिसाइड पढ़े थे तब न्यूमेरिकल देखा था? नहीं देखा था? ठीक है, तो याद देख लो, फॉर्मूला एक ही है सभी के अंदर, चाहे आपका इंसेक्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, फॉर्मूला एक ही आएगा। किस तरह से वो भी अभी समझ ले। हमको यहाँ पर बात करनी है किसकी? सांद्रता की। किसकी बात करनी है बेटा? सांद्रता, या फिर हम इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, या फिर इसको कह सकते हैं किसकी सांद्रता निकाल रहे बेटा? पोषक तत्व की सांद्रता। किसके अंदर? उर्वरक में। किसके अंदर? उर्वरक के अंदर पोषक तत्व की सांद्रता कितनी है, कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। और लास्ट में इसको क्या करना है बेटा? हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सोर्स। ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे के पूरे आपके एग्रोनॉमी के कोर्स का। चाहे आपको कोई भी हर्बिसाइड पूछ ले, कोई भी इंसेक्टिसाइड पूछ ले, फंजीसाइड पूछ ले, फर्टिलाइजर पूछ ले, ये एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, सारी चीजें जो है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाली है। आपको अगर पोषक तत्व की दर दे दी, सांद्रता आपको पता है और आपसे पूछ लेगा उर्वरक की मात्रा कितनी चाहिए होगी। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है उर्वरक की मात्रा ये है, सांद्रता पता है, पूछ सकता है पोषक तत्व कितना चाहिए होगा। ठीक है, या ये दोनों दे दिया और ये पूछ लेगा कंसंट्रेशन कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। इसी एक फॉर्मूले से 3 चीजें जो है वो आपकी निकल सकती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप कितने भी बड़े लेवल पर चले जाएं, हर एग्जाम के अंदर यही फॉर्मूला काम आना है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ओके, बस यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे उसके हिसाब से कुछ चेंजेस जो है इसके अंदर होते हैं। ये तो किसके लिए लिखा आपने? उर्वरक के लिए। किसके लिए लिखा? समझ में आ गई बात? लिख लिया, इसको लिख लो एक बार पहले और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में। चलो, उर्वरक की मात्रा को हमने x मान लिया। ठीक है, पोषक तत्व की वांछित मात्रा कितनी बेटा? 92 kg। ठीक है,
बात करेंगे पोषक तत्व की सांद्रता किसमें निकालनी है वो याद रखना, ऐसा नहीं डीएपी लगा के आ जाओ। क्या है? यूरिया है, तो यूरिया में कितनी है बेटा? 46 है। क्या है? परसेंट है, किलोग्राम नहीं है। क्या है? परसेंट है। तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? इंटू 100 कर देंगे, कैंसिल कर दो ये 1 और ये 2, तो कितना आ गया बेटा? 200। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं दिमागी तरीका। ठीक है। कैसे है बेटा? यूरिया के अंदर हमें पता है कितना परसेंट? 40%। ठीक है। यहाँ पर पूछा है 92 के लिए, तो 46 को 2 बार डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 92। तो 100 से 46 मिल रहा है, 200 से कितना मिल रहा है? 92। हाँ, वो फिर इसीलिए मैंने दिमागी तरीका कहा कि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। डिवाइड कर दोगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज नहीं करनी है। एक छोटा सा कॉमन सेंस तुम रख सकते हो अपने पास, अगर रख सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है। 2 चीजें याद रखना। पहली, एक तो होती है अपनी यूनिट और एक होता है नंबर, यही होता है। ठीक है। कैसे बेटा? जैसे अपन ने लिखा 100 किलोग्राम, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, कितना हो जाएगा? कौन कह रहा है 1000 ग्राम? 10,000 कौन कह रहा था? यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये कॉमन सेंस है जो सब में कॉमन नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम में बच्चे इसी चीज को गलत करके आते हैं। कैसे है बेटा? सुनना, ये तो यूनिट है ना, ग्राम और किलोग्राम यूनिट है, और इसके पास में ये क्या है? हमारे नंबर है ना। जैसे सेंटीमीटर और मीटर है, वैसे किलोग्राम और ग्राम है। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिट अगर बड़ी होगी तो संख्या छोटी होगी, और अगर यूनिट छोटी है तो संख्या बड़ी होगी। सही साबित करने के लिए देख लो, किलोग्राम बड़ी है या ग्राम बड़ी है? किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम में क्या आया? 100। और अगर ग्राम में बात करें, छोटी यूनिट में कितना आया? 1 लाख। ठीक है। फिर भी नहीं समझ आया तो सेंटीमीटर और मीटर तो समझ में आता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? कितने होते हैं? हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 होते हैं ना, या 0.10 होंगे? अरे 1/10 होंगे ना। बड़ा कौन है? सेंटीमीटर है, मीटर है? चलो, तो सेंटीमीटर और हमारे पास क्या है? मीटर है। यही तुम्हारी बुद्धि है, यही कॉमन सेंस है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूं 10 सेंटीमीटर, तो मीटर कितना होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इजी कर देते हैं। 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर आ जाएगा, है ना। मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? नहीं आया समझ में? 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने उल्टा पूछ लिया, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बस आ गया आंसर। इसको उल्टा कर दो, डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। 1 डिवाइडेड बाई 100 कितना है? 0.01। आ गई बात समझ में? ये आया। कौन 10 और 100 के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो पहले ये चीज समझने की है। वापिस एग्जाम्पल देख लो। सेंटीमीटर बड़ा है बेटा, मीटर बड़ा है? मीटर बड़ा है तो मीटर में कितना है? 1 है। सेंटीमीटर छोटा है तो कितना है? 100 है। हो गई चीज क्लियर। जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे उस टाइम पर इस चीज को याद रखना, जितनी छोटी यूनिट होगी संख्या उतनी बड़ी होगी। जैसे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। 36 होते हैं। कितने होते हैं? मिनट होते हैं 60। तो सेकंड छोटा है या फिर 1 घंटा छोटा है? सेकंड। तो 1 घंटे में